तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मधुमक्खी पालन में कैसे करें रानी मक्खी की पहचान व देखभाल। फूल गोभी की नर्सरी तैयारी पर विशेष प्रस्तुति। टपक व सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के महत्व। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन एक उभरता हुआ व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है और किसान मधुमक्खी पालन करके अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। परंतु जो किसान मधुमक्खी पालन से जुड़ना चाहते हैं उन्हें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि रानी मक्खी की देखभाल, आहार और आवास प्रबंधन आदि। तो किसान भाइयों, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर यशवंतराव परमार, उद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नूनी सोलन के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर हरीश शर्मा से। इस वक्त हम बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के कीट विज्ञान विभाग में हैं और यह जो मोनाले हम देख रहे हैं ये हमारा फील्ड लेबोरेटरी है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमक्खी पालन, और मधुमक्खी पालन में भी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है रानी मधुमक्खी पालन के बारे में। क्योंकि किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बीज का अपना महत्व होता है, तो जो बीज या वैरायटी का महत्व होता है फसलों में, उतनी इम्पोर्टेंस है हमारी रानी मधुमक्खी की मधुमक्खी पालन में। जब हम मौनगृह का निरीक्षण करते हैं तो हम मौनगृह में देखते हैं कि क्या हमारे मौनगृह में उपस्थित रानी मधुमक्खी स्वस्थ एवं कार्यकुशलता में निपुण है या नहीं है। तो सर्वप्रथम हम जो देखते हैं रानी को देखते हैं, तो रानी का उधर दोनों तरफ से उभरा हुआ होना चाहिए और उसका जो रंग है वो एक जैसा और चमकीला होना चाहिए। उसके पश्चात हम देखते हैं कि क्या रानी जिस मौनगृह में उपस्थित है वो किस प्रकार अंडे दे रही है। अंडे जब भी देखें तो जो छत्ता होता है उसमें वृत्त के रूप में अंडे एक ही डायरेक्शन की तरफ होने चाहिए, तो उससे हमें पता चलता है कि रानी की कार्यक्षमता अच्छी है। और साथ ही साथ उसके पश्चात हम ये भी देख सकते हैं कि जहाँ भी हम छत्ता देखते हैं, एक जगह हमारी नज़र पड़ रही है, वहाँ पे एक ही उम्र का ब्रूड होना चाहिए। ब्रूड का मतलब जो अभी शिशु होते हैं या बंद हो या खुला शिशु हो, तो वो एक ही उम्र का होना चाहिए। उससे भी हमें पता चल जाता है कि रानी की जो कार्यक्षमता है वो बहुत बेहतर है। अब यदि हम देखते हैं कि हमारी रानी की कार्यक्षमता ठीक नहीं है, या जैसा कि हम सिफारिश करते हैं कि कमर्शियल बी कीपिंग में
व्यावसायिक मधुमक्खी पालन में हमें रानी को हर साल बदलना पड़ता है। तो इस तरह हमें समय समय पर रानी को बदलने के लिए, या रानी कभी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या किसी भी कारणवश रानी को हमें मौन गृह में नई रानी देनी पड़ती है, किसी मौन गृह में नई रानी देनी पड़ती है। तो उस सब के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम व्यावसायिक तौर पर रानी मधुमक्खी पालन भी करें। अच्छी रानी के लिए, पहचान के लिए हमें एक ही प्रकार के जो शिशु हैं वो एक ही उम्र के होने चाहिए, या अंडे वृत्त रूप में पूरे के पूरे कोष्ठ जो हमें दिख रहे हैं उन सब में दिए होने चाहिए। उससे हमें रानी की कुशलता का पता चलता है। यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं कि ये रानी के अंडे हैं और ये रानी के नए निकले हुए उन अंडों से शिशु हैं। तो इस प्रकार हम पता चला लेते हैं कि जो हमारी रानी है वो अच्छा कार्य कर रही है और उसको अभी बदलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी रानी उपलब्ध करने के लिए हमें व्यावसायिक तौर पर रानी मधुमक्खी उत्पादन करना पड़ता है और इसके लिए मौन पालक का प्रशिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से व्यावसायिक तौर पर रानी मधुमक्खी उत्पादन हो सकते हैं। जो चयनित मौनवंश हैं उन्हीं में से हम शिशु लेकर के ग्राफ्ट करेंगे और उस ग्राफ्टिंग विधि द्वारा, जिसको हम डू लिटिल मेथड भी कहते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड, उस विधि द्वारा हम रानी मधुमक्खी का उत्पादन करेंगे और उन रानियों को आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मौन गृहों को देते जाएंगे। तो रानी उत्पादन में जैसे हमने देखा कि पहले हमने ग्राफ्टिंग की, ग्राफ्टिंग को सेल बिल्डर कॉलोनी में दिया उन सेल्स को। अब उनमें मैंने जैसे बताया कि उसमें रानी के कोष तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार हर एक कोष से हमें एक स्वस्थ और अच्छी रानी मिल जाती है। अब इस रानी को मेटिंग के लिए ले जाना भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य है और उन रानियों को आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मौन गृहों को देते जाएंगे। कि हर मधुमक्खी पालक इस कार्य को ना करे, लेकिन कुछ मधुमक्खी पालक जो निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, वो इसको एक अपने व्यवसाय के तौर पे रानी मधुमक्खी उत्पादन और उसको बेच करके भी अपनी अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रदेश में बहुत से कृषक जून माह में अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं। यदि आप भी इसकी नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो आप कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें और नर्सरी का प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। किसान भाई, बात करेंगे कि नर्सरी की किस तरीके से तैयारी की जाए। तो नर्सरी की सही देखभाल एवं सही ढंग से तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आप नर्सरी जब डालने जा रहे हैं तो वो ज़मीन जो है जहाँ पे आप नर्सरी लगाएंगे वो ज़मीन आपकी अच्छी होनी चाहिए और समतल होनी चाहिए। किसी तरीके का वहाँ पे जल जमाव न होता हो, किसी पेड़ की छाया न आती हो, किसी किस्म का वहाँ पे पहले से जो है कोई खाद वगैरह न रखा हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो बीज है आपका, उस बीज को जब आप नर्सरी में डालने जा रहे हैं तो उसके पहले जो है ज़मीन जो है उसको रासायनिक विधि द्वारा आप शोधित कर लें। और रासायनिक और जैविक दोनों विधियां हैं आपको उस नर्सरी की ज़मीन को शोधित करने के लिए। तो अगर आप जैविक विधि से करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा ब्रीडी का 8 से 10 ग्राम का पाउडर जो है 20 से 30 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला के उस ज़मीन में छिड़क दीजिए। उसके बाद जो है आप नर्सरी वहाँ पर तैयार कीजिए। और अगर आप रासायनिक विधि से नर्सरी स्थली का उपचार करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 2.5 ml की मात्रा जो है मिला करके वहाँ पे छिड़काव कर दें। किसान भाई, इसके बाद हम बात करते हैं जो खाद की मात्रा है वो कितनी डालनी चाहिए। तो 1 एकड़ फूलगोभी की खेती के लिए बनाई गई पौधशाला में 20 ग्राम डायमोनियम फॉस्फेट, 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 15 ग्राम यूरिया और 3 से 4 किलोग्राम जो है वर्मी कंपोस्ट की मात्रा मिलानी चाहिए। और जो क्यारी का आकार होना चाहिए वो 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए। इस तरीके से आप क्यारी बनाएंगे तो आपकी क्यारी जो है अच्छी होगी। सबसे पहली सावधानी ये बरतनी चाहिए कि अगेती फूल गोभी जब हम लगाने जा रहे हैं तो उसकी किस्मों का जो चुनाव है वो अगेती के लिए ही हो। ऐसा न हो कि हम पिछात और मध्यम में उगने वाली फूल गोभी के बीज को अगेती में लगा दें, क्योंकि अगेती फूल गोभी की प्रभेद
प्रभेद का जब हम चयन करते हैं तो उस वक्त ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारा फूल गोभी की पौध है उस पौध में पत्ते ज़्यादा निकलते हों, जिससे कि हमारा जो फूल गोभी का फूल है वो फूल उन पत्तों के बीच में सुरक्षित रह सके। और इनमें जो कुछ नाम है, जैसे सबसे पहली किस्म की बात आती है वो पूसा दीपाली किस्म है। इसकी जो औसत उपज क्षमता है वो 40 से लेकर 45 क्विंटल तक है। उसके बाद दूसरी किस्म है किसान भाइयों पंत गोभी 4 की। ये किस्म 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है तथा इसकी उपज क्षमता जो है 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद एक और किस्म है पूसा सिंथेटिक। यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किस्म है और इसकी उत्पादन क्षमता 45 से लेकर 50 क्विंटल प्रति एकड़ है। पूसा कार्तिकी है। इस किस्म के फल जो है भूरे रंग के वो बिखरे हुए होते हैं और इसकी फसल अक्टूबर में तैयार हो जाती है और इसकी जो उपज क्षमता है ये 40 से लेकर 45 क्विंटल प्रति एकड़ तक है। कोसी कुआरी एक किस्म है। ये किस्म 65 से लेकर 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी औसत उपज क्षमता 48 से लेकर 50 क्विंटल प्रति एकड़ है। उसके बाद किसान भाई बात करते हैं अगेती फूल गोभी के लिए जो उपयुक्त बीज दर है उसकी बात करते हैं। तो अगेती फूल गोभी के लिए अधिक बीज की आवश्यकता होती है और उन्नत प्रभेद का अगर बीज आप इस्तेमाल में लाते हैं तो 250 से लेकर के 300 ग्राम, और अगर आप हाइब्रिड जो संकर किस्में हैं उनका प्रयोग करते हैं तो उनका 100 से लेकर 180 ग्राम जो है प्रति एकड़ की दर से इसकी ज़रूरत होती है। और बीज को जब आप पौधशाला में ले जा रहे हैं लगाने के लिए तो उससे पहले उसको जो है ज़रूर जो है उपचारित कर लें। 1 किलोग्राम अगर बीज है आपका तो उसमें 2.5 ग्राम के हिसाब से कैप्टान या थीरम से उस बीज को उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद ही उस बीज को लगाना चाहिए। किसान भाई जो बीज है आपकी उस बीज में थोड़ा सा बालू मिला करके या गोबर की खाद मिला करके एक एक बीज एक एक स्थान पर गिरावें और गिराने के बाद जो है हल्की सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के बाद उसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट की एक परत जो है उसके ऊपर डाल दें। जो इस समय में आप बीजस्थली तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं तो वर्षा की बूंदों से बीजस्थली को नुकसान पहुंचने का खतरा हो जाता है। तो आप बांस की कमाची बना करके उस कमाची के ऊपर नेट जो मच्छरदानी होती है आपकी नेट होती है उसको या फिर पॉलीथीन की शीट को लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो गोभी की पौधे जो नव पौध हैं उस पर वर्षा की सीधी बूंदें जो है वो नहीं पड़ेगी और आपकी पौध जो है वो सुरक्षित रहेगी। तो ये थी उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
जल ही जीवन है। सबसे अधिक जल का उपयोग सिंचाई जल के रूप में किया जाता है। अधिकतर किसान सिंचाई की बहाव विधि को अपनाते हैं। इसमें 80% जल तो बर्बाद हो जाता है, साथ ही उत्पादन भी ज्यादा नहीं मिल पाता है। ऐसे में आवश्यकता है कि सिंचाई की सूक्ष्म तकनीकियों को किसान अपने खेतों पर अपनाएं। तो आइए इस विषय पर विस्तृत जानकारी लेते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य को पानी का वरदान मिला हुआ है, लेकिन ना तो ये मुफ्त में है और ना ही अनादि रूप से आप इसको जो है कि लगातार प्रयोग करते रहें और इसका जो है पानी खत्म ना हो। लगातार आप देख रहे हैं कि अत्यधिक पानी के दोहन की वजह से हमारा जो जल स्रोत हैं उनमें पानी की लगातार कमी होती जा रही है। हमें ये देखना है कि इस पानी की कमी को जो लगातार गिरता जा रहा है उसको रोकना भी है और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अपनी फसल की गुणवत्ता, उसका उत्पादन, उसकी उत्पादकता में कोई कमी ना आए। अभी जो किसान भाई परंपरागत रूप से जो सिंचाई का साधन प्रयोग करते हैं उसमें जो फसल 5 दिन की होती है उसको भी उतना ही पानी दे रहे हैं और जो फसल 100 दिन की होती है उसको भी उतना ही पानी देते हैं। सवाल बहुत जायज़ है कि क्या ऐसा संभव है कि हम कम दिन की फसल को कम पानी दें और अधिक दिन की फसल को अधिक पानी दें, क्योंकि जैसे जैसे फसल का समय बढ़ता जाता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, चाहे वो खाद हो चाहे वो पानी हो। आज हम आपको बताते हैं कि हाँ, ऐसा संभव है और इस पद्धति को कहते हैं माइक्रो इरिगेशन सिस्टम या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। किसान भाइयों, इस पद्धति के द्वारा आप जो है फसल के अनुसार सिस्टम या पद्धति को अपना सकते हैं। जैसे यदि हमको ऐसी फसल लेनी है जिसकी पत्तियों की संख्या ज़्यादा हो, जैसे कि पालक, धनिया, ऐसी फसलों के लिए स्प्रिंकलर पद्धति जो है वो बहुत ही उपयोगी है और इसके द्वारा जो है आप जो पत्तियां हैं वो लगातार धुलती रहती हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस अधिक होता है और पत्तियां जो है बहुत अच्छी जो है रहती हैं, ग्रोथ उनकी अच्छी होती है। और इस तरह से जैसे धनिया है, धनिया में गर्मी के मौसम में प्रायः धनिया जो है हम नहीं उगा पाते हैं, लेकिन अगर हम स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग करें तो उसके द्वारा जो है हम जो माइक्रो इन्वायरमेंट है पौधे के आसपास का उसको हम मेंटेन करके जो है धनिया या ऐसी फसलों का जो है उत्पादन अच्छे कर सकते हैं। इस पद्धति में पानी की 60 से 65% तक पानी की बचत होती है। एक चीज़ है कि सिस्टम जब भी आप अपनाते हैं तो उसमें फसल कौन सी ले रहे हैं उस पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है। कई बार होता है क्या है कि जब हम परंपरागत रूप से पानी देते हैं और हमारी ज़मीन उबड़ खाबड़ होती है तो जहाँ पर गड्ढे होते हैं वहाँ पर पानी ज़्यादा भरता है और जहाँ पर उथला होता है वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है। तो ऐसे जो है खेतों के लिए भी जो है हमारी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति जो है वो उपयोगी है। इसके अलावा जो स्प्रिंकलर पद्धति में भी अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे कि कम डिस्चार्ज के 110 लीटर प्रति आवर और 5 मीटर का कवरेज करने वाले होते हैं कुछ, और कुछ 10 मीटर और 450 लीटर प्रति घंटे का डिस्चार्ज देते हैं। इसके अलावा जैसे गन्ना है, गेहूं है, सघन पद्धतियों वाली फसलें हैं, उनके लिए रेनगन सिंचाई पद्धति भी, लार्ज वॉल्यूम स्प्रिंकलर भी कह सकते हैं इसको, और इसके द्वारा जो है बड़ी फसलों में जो है इसकी जो मारक क्षमता होती है वो तकरीबन 1 एकड़ तक जो है एक बार में सिंचाई करने की क्षमता होती है इसके द्वारा। ये ऐसी फसलें जो कैश क्रॉप के रूप में, जैसे कि आप सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे मटर है, टमाटर है, मिर्च है, तरबूज है, कुकर बिट्स में जितनी भी सब्जियां हैं सभी में ड्रिप सिंचाई पद्धति से बहुत ही होगा, क्योंकि ऐसी फसलें दूर दूर लगाई जाती हैं और जहां पर जड़ क्षेत्र होता है सिर्फ हमें पानी की आवश्यकता वहीं होती है, अन्यत्र क्षेत्र में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ड्रिप सिंचाई पद्धति के द्वारा किसान भाइयों खाद भी हम जो है इसके द्वारा दे सकते हैं और सिंचाई पद्धति का उपयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हर दिन जितने पानी की आवश्यकता है इसमें साल भर का हम एक शेड्यूल बना लेते हैं। अगर मई में पानी ज़्यादा होती है तो मई में हम पानी ज़्यादा देते हैं, लेकिन यही दिसंबर जनवरी में पानी की आवश्यकता कम होती है, मौसम में हम पानी
कम देते हैं। तो इसके द्वारा हम जो है पानी कम और ज़्यादा महीनों के हिसाब से या मौसम के हिसाब से भी जो है इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके द्वारा एक नेटवर्क या जाल बना होता है, तो इसमें एक वाल्व खोल देने से आपका 2 एकड़ 3 एकड़ की सिंचाई एक बार में जो है संभव है। और उसके लिए आपको श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप स्वयं या एक श्रमिक के द्वारा हम जो है 20 से 25 एकड़ जो है खेत को सिंचाई से कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम पानी सही मात्रा में देते हैं, जड़ क्षेत्र में देते हैं, तो हमारी फसल जो है लगातार बढ़ती रहती है और उत्पादन भी बढ़ता है। क्योंकि पानी में जब तक नमी मिट्टी में नमी और जो है पानी और हवा की मात्रा जब बराबर होती है तभी पौधा जो है उसको लेता है। ड्रिप सिस्टम के लिए जो है आपको मैं उपयोग थोड़ी सी और भी हैं जो कि मैं बताता हूँ। श्रमिकों की बचत होती है, खाद की आपकी बचत होती है, पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है। इसको लेने के लिए किसानों को बहुत सारे जो है कंपनियां है इसको बनाती हैं, वहां से भी ले सकते हैं। उद्यान विभाग में सब्सिडी या अनुदान के रूप में जो है को ये पद्धति उपलब्ध है, जिसमें कि 60 से 75% तक अनुदान उपलब्ध है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक फसल में आपकी जो है अगर कैश क्रॉप है, सब्जी की खेती आप कर रहे हैं, तो एक फसल में ही इसके दाम निकल आते हैं। 1 एकड़ क्षेत्रफल में आपको 35 से 40 हजार रुपए का खर्चा आता है। आगे और भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, पर यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। थोड़ा एक्शन, थोड़ा डांस और थोड़ा रोमांस। रियल लाइफ से रियल लाइफ तक। ना करें आप जनता के, और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। सेट से प्रीमियर, लेटेस्ट न्यूज हो या हॉटेस्ट गॉसिप, कौन सी फिल्म हिट और कौन सी फिल्मी दुनिया का पंचनामा, फिल्मी नामा। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मानसून आ गया है और जो हमारे फल उत्पादक किसान भाई हैं जिन्होंने बगीचा अनार का लगा रखा है, तो उन किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि किसान भाई जैसे ही बरसात आती है उस समय हमें बगीचे की बहुत ज़्यादा केयर एंड मेंटेनेंस करना होता है और विशेषकर देख रेख के लिए किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि अनार में बरसात प्री मानसून होते ही एक साथ पूरा का पूरा पौधा फुटान लेता है और इसका हमारा सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी बाहर आने पर या अगली फुटान के ऊपर। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है जैसे ही बरसात हमारी प्री मानसून हो गई है, तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक अगर उसमें बोडो पेस्ट की पुताई नहीं की है तो वो किसान भाई तत्काल पौधे की छटाई करके और उसमें तने पे बोडो की पुताई करते हैं, जिसमें नीला तोता और चूना लेना है और उसके द्वारा 1:1 में नीला तोता चूना बराबर लेके और उसके बाद उसको मिला के और उसकी पुताई कर दें। दूसरा किसान भाई को ध्यान रखें, जैसे ही बरसात होती है कि हमारे जो जितने भी भूमिगत कीड़े हैं, पत्ती खाने वाले कीड़े हैं, रस चूसक कीड़े हैं, ये एक साथ पौधे के ऊपर अटैक करते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है, तो एक तो खेत की जुताई वगैरह करके उसको खेत को बिल्कुल खरपतवारों से विहीन कर दें या खरपतवारों को बिल्कुल नियंत्रित कर दें। दूसरा ध्यान रखना है कि COC जो आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसकी 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के मान से घोल बना के और पूरे पौधे पे छिड़काव करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा पौधा स्वस्थ रहे। दूसरा एक ध्यान रखना है कि इसी समय पौधा फुटान लेता है तो इसमें हमें पोषण की पूर्ति क्या करनी है, क्योंकि अभी तक पूरे गर्मी के दिनों में पोषण नहीं देते हैं। तो इस स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि चाहे नवरूपित पौधे हों या बाहर लेने वाले पौधे, प्रत्येक पौधे पे एक तगारी यानी 10 से 15 किलोग्राम पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद FYM लेनी है, या केंचुआ की खाद है तो 5 किलोग्राम केंचुआ की खाद लेनी है। और प्रत्येक पौधे पे कम से कम जो इफ्को उर्वरकता आता है जिसमें NPK तीनों उर्वरक 12, 32, 16 रहते हैं, उसकी कम से कम 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रत्येक पौधे के मान से उसके पौधे की गुड़ाई करें, थाला बना के और पौधे में मिला दें ताकि उसके पोषण की पूर्ति हो सके। साथ ही साथ जो किसान भाई अगर बाहर ले रहे हैं, उन्होंने बाहर सेट कर रखी है, उसमें किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि अगर आपके नर फूल अगर अधिक आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो नत्रंधारी उर्वरक है उसको कम से कम मात्रा में देना है और जो हमारी पोटेशियम उर्वरक है या फास्फोरस वाले धारी उर्वरक हैं उन उर्वरकों का उसमें साथ ही साथ प्रयोग करना है। साथ ही साथ पौधे के ऊपर कई किसान भाई तादाद से ज़्यादा संख्या में फल ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि पौधे की उम्र के अनुसार पौधे को कितना आपने पोषण दिया है उसके अनुसार ही फलों की संख्या को सेट करें ताकि हमारा उच्च गुणवत्ता का फल प्राप्त किया जा सके। और अगर कोई दिक्कत आती है अनार के बगीचे के संबंध में तो तत्काल नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मक्का की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या का निवारण के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।